जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में देखेंगे। आप देख रहे होंगे कि YouTube पर इकोनॉमी एंड इकोलॉजी से शुरुआत की जा रही है, लेकिन सिलेबस में साफ साफ दिया गया है पर्यावरण संरक्षण। तो आइए इसे कवर करें। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ, पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों, जल, वायु, मृदा, वन, जीव जंतु का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सतत उपयोग, ताकि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हों। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, प्रदूषण की बढ़ती समस्या, जैव विविधता का संरक्षण, मानव स्वास्थ्य की रक्षा एवं सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार। पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख उपाय: वायु प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ईंधन, सीएनजी, एलपीजी, ईवी, वृक्षारोपण, बीएस 6 मापन, औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण। इन सब का उपयोग करके वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है। जल प्रदूषण, वर्षा जल संचयन, नदियों की सफाई, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया था सरकार ने 2014 में। जल पुनर्चक्रण, भूजल संरक्षण, और जैसे मृदा संरक्षण में वनीकरण, कंटूर जुताई, फसल चक्र, रासायनिक उर्वरकों का सीमित प्रयोग। वन एवं वन्य जीव संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट एंड आदि की शुरुआत की गई। अब देखते हैं पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक प्रावधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में अनुच्छेद 48 ए राज्य पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करेगा। महत्व है इसका: 42वां संविधान संशोधन 1976 राज्य पर सकारात्मक दायित्व डालता है। अदालतें इसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से जोड़कर देखती हैं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए के जी में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वन, झील, नदी, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को जीवन का अधिकार को स्वच्छ पर्यावरण के साथ जोड़ा है। अब देखते हैं प्रमुख पर्यावरणीय कानून। पर्यावरण कानून से संबंधित सभी जितने भी अब तक पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। भारतीय वन अधिनियम 1927। उद्देश्य क्या है इसका? वनों का प्रशासनिक नियंत्रण करना, लकड़ी और वन उपज से राजस्व टैक्स वसूलना। वनों का वर्गीकरण देखते हैं। आरक्षित जो रिजर्व रहता है, सबसे उच्च स्तर का संरक्षण होता है। पूर्णता प्रतिबंध जब तक अनुमति ना हो। संरक्षित मध्यम स्तर का संरक्षण, अनुमति जब तक सरकार मना ना करे। गांव वन स्थानीय समुदाय को सौंपा गया, ग्रामीणों के प्रबंधन में। यह एक औपनिवेशिक कानून है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पानी होता है वो छप 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 करता है। उद्देश्य अंतरराज्यीय नदियों के विकास के लिए नदी बोर्ड की स्थापना। शक्ति का स्रोत संघ सूची यूनियन लिस्ट की प्रविष्टि 56 केंद्र को अंतरराष्ट्रीय नदियों के प्रबंधन की शक्ति देती है। अनुच्छेद 262 में जल विवादों के निपटारे के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसकी प्रकृति पूरी तरह सलाहकारी है एवं निर्णय बाध्यकारी नहीं है। इसका मुख्य कार्य क्या है? सिंचाई, जल, विद्युत और बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं बनाना। अब देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
1972 या लागू हुआ 1972 में। इसकी प्रकृति केंद्रीय अधिनियमन है। इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण, शिकार व अवैध व्यापार पर रोक, जैव विविधता की रक्षा करना है। संरक्षित क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान, इसमें मानव गतिविधि नहीं है और निजी भूमि नहीं हो सकती। वन्य जीव संरक्षण या वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें सीमित मानव गतिविधि होती है। संरक्षण आरक्षित, इसमें नेशनल पार्क, सेंचुरीज के पास होता है। सामुदायिक आरक्षित, स्थानीय समुदायों की भागीदारी होती है। अब इसकी अनुसूचियां देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली अनुसूची, इसमें सर्वाधिक संरक्षण दिया गया है और दूसरी अनुसूची में उच्च संरक्षण दिया गया है और अनुसूची 3 और 4 में सामान्य संरक्षण दिया गया है। अनुसूची 5 में हानिकारक जीव दिए गए हैं और अनुसूची 6 में संरक्षित पौधे दिए गए हैं। दंड का प्रावधान शेड्यूल 1-2 शिकार और 3 से 7 वर्ष कारावास, जिसमें जुर्माना प्लस सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। प्रमुख संस्थाएं, नेशनल बर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। स्टेट बर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB, इसकी स्थापना 2006 में हुई। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, CPCB एंड ESPCB की स्थापना। जल स्रोतों में अपशिष्ट डालना अपराध है। अधिनियम के उद्देश्य नदियों, झीलों, भूजल का संरक्षण, औद्योगिक अपशिष्ट पर नियंत्रण, मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण पर देखभाल। वन संरक्षण अधिनियम 1980, फॉरेस्ट एंड डिविजन पर सेंट्रल अप्रूवल अनिवार्य। माइनिंग इंडस्ट्री पर नियंत्रण करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन शॉर्ट समरी देखेंगे। इसका परिचय, इसमें कुल अध्याय 4 हैं और इसकी कुल धाराएं 26 हैं। इसका उपनाम अम्ब्रेला एक्ट, क्योंकि यह अन्य सभी पर्यावरण कानूनों के लिए एक छत का काम करता है। लागू होने की तिथि 19 नवंबर 1986, इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर। इसका उद्देश्य भोपाल गैस त्रासदी 1984 की भोपाल त्रैमासिक त्रासदी के बाद सरकार ने महसूस किया कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून जरूरी है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन, यह अधिनियम 1972 के यूनाइटेड नेशंस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए बनाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का संबंध भोपाल गैस त्रासदी 1984 और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से संबंधित है। आइए इसकी प्रमुख धाराएं देख लेते हैं। धारा 3, इसमें केंद्र सरकार की सामान्य शक्तियां, यह सबसे महत्वपूर्ण धारा है। इसके तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। धारा 5, निर्देश देने की शक्ति, इसके तहत सरकार किसी भी उद्योग को बंद करने, उस पर रोक लगाने या उसकी बिजली पानी की आपूर्ति काटने के लिखित आदेश दे सकती है। धारा 6, नियम बनाने की शक्ति, इसके तहत सरकार प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों की अधिकतम सीमा पर तय कर सकती है, जैसे धुएं या शोर का स्तर। धारा 7, प्रदूषणों पर रोक, कोई भी व्यक्ति या उद्योग तथा मानक तय मानकों से अधिक प्रदूषण नहीं फैला सकता। यह पॉल्यूटर पे सिद्धांत पर आधारित है। धारा 10, प्रवेश और निरीक्षण, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को किसी भी औद्योगिक परिसर में प्रवेश करने, निरीक्षण करने और उपकरणों की जांच करने का पूर्णतः अधिकार है। धारा 11, नमूना लेने की शक्ति, सरकारी अधिकारियों को विश्लेषण के लिए हवा, पानी या मिट्टी के नमूने लेने का अधिकार है। ये नमूने कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब देखते हैं धारा 15, इसमें दंड का प्रावधान है। नियमों का उल्लंघन करने पर
5 साल का जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान हो सकता है। धारा 16, कंपनियों द्वारा अपराध। यदि कोई कंपनी कानून तोड़ती है तो उस समय का प्रभारी व्यक्तिगत रूप से दोषी माना जाएगा। धारा 17, सरकारी विभागों द्वारा अपराध। यदि कोई सरकारी विभाग कानून का उल्लंघन करता है तो उस विभाग का प्रमुख या चोटी दोषी माना जाएगा। धारा 19, कोर्ट का संज्ञान। इस धारा के तहत कोई भी आम नागरिक कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकता है, बशर्ते उसने सरकार को 60 दिन का नोटिस दिया हो। हमारा अगला है वायु प्रदूषण अधिनियम। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, इसे वायु प्रदूषण अधिनियम भी बोलते हैं। इसका मूल तथ्य क्या है देखते हैं। अधिनियम वर्ष 1981, इसकी प्रकृति केंद्रीय अधिनियम है, पूरे भारत में लागू है। इसमें संशोधन 1987 में हुआ। इससे संबंधित सम्मेलन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। उद्देश्य क्या है इस संस्था का? वायु प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करना, वायु गुणवत्ता बनाए रखना। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995। इसकी मूल तथ्य देखते हैं। अधिनियम 1995 का है और इसकी चर्चा और कार्यान्वयन 1996 से शुरू हुआ। ये बहुत जगह आपको 1996 भी लिखा हुआ मिलेगा। इसकी प्रकृति केंद्रीय अधिनियम है, इसलिए इसे बार बार कई बार 1995 1996 कहा जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। इसका उद्देश्य है खतरनाक पदार्थों के रख रखाव उपयोग के दौरान हुई दुर्घटनाओं से पीड़ितों को मुआवजा देना है। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, पर्यावरणीय क्षति के लिए उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। अगला है जैव विविधता अधिनियम 2002। इसकी संरचना 3 स्तरीय है। एनबीए नेशनल, एसबीबी स्टेट, बीएमसी लोकल। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2004। इसकी नीति वर्ष 2004 है। इसकी प्रकृति नीतिगत दस्तावेज कानूनी नहीं है। लक्ष्य है विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना। अब कुछ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब हम भारत में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित प्रमुख प्रोजेक्ट को देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर, शुरुआत इसकी 1973 में हुआ। उद्देश्य बाघों का संरक्षण एवं संख्या वृद्धि। इसका संचालन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए करता है। इसका विशेष कोर एवं बफर क्षेत्र की अवधारणा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसकी शुरुआत 1992 में हुई। इसका उद्देश्य हाथियों एवं उनके आवास का संरक्षण करना है और मानव हाथी संघर्ष को कम करना भी है। प्रोजेक्ट लायन, इसकी शुरुआत 1972 में गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से हुई। इसका उद्देश्य एशियाई शेर का संरक्षण है। प्रोजेक्ट राइनो, इसकी शुरुआत 1987 में असम के काजीरंगा मानस से हुई। उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण देना है। प्रोजेक्ट मगरमच्छ, इसकी शुरुआत 1972 में हुई। इसका उद्देश्य घड़ियाल, मगर एवं खारे पानी के मगरमच्छों का संरक्षण करना है। यूएनडीपी एवं एफएओ की सहायता भी करता है। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, इसकी शुरुआत 2009 में हुई। हिमालयी क्षेत्र में होता है क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में हिम तेंदुए ही पाए जाते हैं। इसका उद्देश्य हिम तेंदुए एवं पर्वतीय परिस्थिति का संरक्षण बनाए रखना है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इसकी शुरुआत 2020 में हुई। इसका उद्देश्य गंगा नदी डॉल्फिन का संरक्षण करना है।
गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो कि 2008 में घोषित हुआ था। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी शुरुआत 2016 में राजस्थान एवं गुजरात में पाए जाते हैं। इसका उद्देश्य लुप्तप्राय पक्षी संरक्षण को बचाना है। प्रोजेक्ट सी टर्टल, इसकी शुरुआत 1999 में हुई ओडिशा तट पर गहिरमाथा में, क्योंकि वहां पे समुद्री कछुओं का संरक्षण किया जाता है। प्रोजेक्ट चीता, इसकी शुरुआत 2022 में हुई कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से। इसका उद्देश्य भारत में चीतों का पुनर्वास करना है। अब हम पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को देखेंगे। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें पहली बार एक ही पृथ्वी, ओनली वन अर्थ का सिद्धांत दिया गया था। इस सम्मेलन के कारण भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ। 1995 वियना सम्मेलन, 1985 वियना सम्मेलन, यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय कोशिश की थी। इसने बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का रास्ता साफ किया था। यह तीन बड़ी संस्थाएं भी हैं। 1992 रियो समिट, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा दी गई। इसमें विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कम करना अनिवार्य बताया गया, जबकि विकासशील देशों जैसे भारत को छूट मिली थी। 2000 मिलेनियम समिट, इसमें 8 सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDGs निर्धारित किए गए, जिसमें पर्यावरण स्थिरता एक प्रमुख लक्ष्य था। 2010 में नागोया प्रोटोकॉल, यह जैव विविधता से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के लाभों का समान बंटवारा करना है। 2015 सतत विकास लक्ष्य SDGs, पेरिस समझौते के साथ ही 17 लक्ष्य SDGs तय किए गए, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है, जैसे शुद्ध जल, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई। 2022 कॉप 15 कुनमिंग मॉन्ट्रियल, यह जैव विविधता के लिए था। इसमें 30x30 का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 2030 तक दुनिया का 30% भूमि और महासागरों का संरक्षण करना था। अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के बारे में देखेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, अधिनियम का नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित मामलों का त्वरित एवं प्रभावी न्याय प्रदान करना। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी विशेषताएं हैं पर्यावरण मामलों के लिए विशेष न्यायाधिकरण, फास्ट ट्रैक इन्वायरमेंटल जस्टिस, प्रदूषण, वन, जल, वायु से जुड़े मामले, उच्च न्यायालय की तरह शक्तियां प्राप्त हैं। जलवायु परिवर्तन एवं ग्रीन हाउस गैसें, यह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें एवं उसके स्रोत। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोल और डीजल में प्राप्त होता है। CH4 मीथेन, धान के खेत, पशुपालन, गाय और भैंस। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक हंसाने वाली गैस होती है। रासायनिक उर्वरक। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर और AC में प्राप्त होती है। वैश्विक तापमान बनाम जलवायु परिवर्तन, हम दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि ही वैश्विक तापमान है, जबकि जलवायु परिवर्तन तापमान, वर्षा, मौसम चक्र में दीर्घकालीन परिवर्तन ही है। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का एक कारण है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नवीन पहलें देखेंगे, जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंटल मिशन, शुरुआत नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, और इसका मुख्य विचार
आवश्यकता अनुसार उपभोग, संसाधनों की बचत, व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण संरक्षण। इसका नारा है प्रो प्लेनेट पीपल। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के उपयोग को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना। इसका विशेष तथ्य देखते हैं। भारत की पहल है, उष्णकटिबंधीय देशों का संगठन है, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा का प्रोत्साहन करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना। लागू तिथि 1 जुलाई 2022। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण एवं नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण। प्रतिबंधित वस्तुएं प्लास्टिक स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट, कप, प्लास्टिक झंडे और स्टिक्स। और गोवर्धन योजना देखते हैं जो कि 2018 में आई। यह कचरे से कंचन, वेस्ट टू वेल्थ, पशुओं के गोबर और ठोस कचरे को बायोगैस में बदलना गोवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य था। अमृत धरोहर योजना, इसका उद्देश्य रामसर स्थलों, वेटलैंड्स का संरक्षण करना था। आद्यभूमि आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय आजीविका को प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख कार्य है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए अक्षय कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं एवं संगठनों को प्रोत्साहित करना है। इसका प्रावधान वृक्षारोपण, जन संरक्षण, कचरा प्रबंधन, कार्बन उत्सर्जन में कमी, ऐसे कार्यों के बदले ग्रीन क्रेडिट प्रदान किए जाते हैं। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश की सभी प्रमुख सरकारी योजनाएं एवं नीतियां इसे दीर्घकालिक लक्ष्य का ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, ताकि सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके। यानी कि पूरा फोकस है कि 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन बनाना है। अब हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएं देखेंगे। 2014 स्वच्छ भारत मिशन, खुले में शौच की समाप्ति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 2014 नमामि गंगे मिशन, गंगा नदी को साफ सफाई, निर्मलता बनाए रखना तथा नदी का पुनरुद्धार करना था। 2015 फेम योजना, इलेक्ट्रॉनिक एवं हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 2016 कैंपा फंड, वन कटान के बदले वृक्षारोपण, वनीकरण हेतु धन का प्रबंधन करना कैंपा फंड का प्रमुख उद्देश्य है। 2019 स्वच्छ भारत, स्वच्छ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी, 5 वर्षों में 100 प्लस शहरों में PM 2.5 एवं PM 10 को 20 से 30% तक कम करना है। 2021 राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता करना है। 2023 मिष्टी योजना, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों का संरक्षण एवं विस्तार करना है। 2023 में PM प्रणाम योजना आई जो कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी पर जैविक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना था। तो यही रही आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या पर्यावरण संरक्षण का था जो कि लेखपाल सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है, पर्यावरण सुरक्षा। तो आज हमने पर्यावरण संरक्षण चैप्टर कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।